फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, जो आपने सीडीपी में जो आप सीडीपी में पढ़ते हैं वो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी आपकी ऐसे सॉल्व करा सकता है। कुछ 2-4 ही टॉपिक हैं जो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, और अभी मैं आपको मंडे को एक प्लान दे दूंगी जिसमें हम लोग किस तरह से कंटेंट प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस 1 महीने में चीजें आपको टेंशन नहीं लेनी, मतलब पेपर आपका निकल जाएगा। चलिए समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझना जरूरी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, सिर्फ आंसर नहीं देना, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है कि हमारे समझने में कहाँ गड़बड़ रही, अगर गलत हमसे हुआ क्वेश्चन तो, है ना, और सही हुआ तो बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं हो सकते थे उसको समझना जरूरी है। इसी बात पे आप चाय पीजिए और मैं भी पी लेती हूँ एक सिप। व्हाट? हाँ वो हटा दिया ना मैसेज, ठीक है। चले आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 60% 79% लोग डी ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में, आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, सही उत्तर देने लग गए हैं। भाषा शिक्षक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी सुधार करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है? बिल्कुल सिंपल, अगर आपकी सीडीपी थोड़ी ठीक है और आप बच्चे की आप भला सोच पाते हैं, आपके पूरे पूरे नंबर पेडागोजी में, हिंदी में, इंग्लिश में, इन सब में आना बहुत ईजी है। ठीक, सर्वश्रेष्ठ तकनीक यानी बेस्ट टेक्निक कौन सी है यदि आप चाहते हैं कि भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए पढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका, मेथड। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को बोलने के समय ही सुधार देना। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं या वैसे भी पेडागोजिकली भी, कि हम बच्चे को अभिव्यक्ति की आजादी दें, है ना, एक्सप्रेस कर पाए, वो फ्रीडम टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक, अभिव्यक्ति की आजादी यानी अभिव्यक्त करने दें बच्चे को, हम एक्सप्रेस करने दें। वो थोड़ा बहुत अगर गलत भाषा में भी, अपनी मातृभाषा में या फिर बोली का भी प्रयोग कर रहा है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज का, मानकीकृत भाषा का यूज ना भी कर पाए, तब भी आप उसको पहले बोलने देते हैं, सुधार की बात बाद में आती है, एक्सप्रेस करने देते हैं। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ तरीका बिल्कुल भी नहीं हुआ। बी ऑप्शन है सुधार कार्य पूरी कक्षा की गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षार्थी त्रुटियों को न दोहराए। मतलब बच्चे को बेइज्जत करो पूरी क्लास के सामने, जो भी गलती की है उसने, और ताकि गलती दोबारा ना हो। देखो गलतियां होना प्रॉब्लम नहीं है पेडागोजी में, गलतियां होना सीखने और सिखाने का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, उनसे सीखना जरूरी है। ये नहीं है कि गलती होनी ही नहीं चाहिए, दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, डंडे वाला मास्टर यहां नहीं बनना है या मास्टर नहीं। सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को की त्रुटियों को कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कहना भी गलत होगा कि कभी भी सुधारने की आवश्यकता नहीं है, वो कभी ना कभी तो उस पर काम किया जाएगा, अगर हम ठीक नहीं करेंगे तो फिर वो हमेशा के लिए हो जाएंगी। डी ऑप्शन है शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे यानी एनालाइज करें। ये हम सीडीपी में भी कई क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं, बाल विकास में भी, जहां हम ये कहते हैं, क्वेश्चन में खुद पूछा जाता है कि क्यों जरूरी है एरर्स को एनालाइज करना। तो एरर्स को एनालाइज करना, भाई फेल हुए तो क्यों हुए, सारे सब्जेक्ट उठा के देख रहे हैं कहां गड़बड़ रही, कहां स्कोर कम रहा, किस टॉपिक को समझने में दिक्कत रही। ठीक, तो शिक्षक त्रुटियों का क्या करे, विश्लेषण करे, एनालिसिस करे और उनके पैटर्न को पहचानने, यानी एक तरह की किस पैटर्न पे गलतियां हो रही है, यानी किन टॉपिक्स में बच्चे को दिक्कत आ रही है, ठीक, को पहचानने के पश्चात पुनः पढ़ाए तथा शिक्षार्थियों को उन त्रुटियों के बारे में स्पष्ट करे। ये बात बिल्कुल सही है, कंप्लीट आंसर है। पुराने समय में एक बात होती थी कि भैया अगर आपको पेडागोजी में सही उत्तर पहचानना है तो जो सबसे बड़ा लगे उसको आंसर मार्क कर दो। हालांकि ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, कुछ हद तक सही कह सकते हैं क्योंकि आज की डेट में सारे क्वेश्चंस लेंदी होते हैं और जरूरी नहीं है जो बड़ा है वही सही है, बट वो यहाँ बात लागू होती है कुछ परसेंट केस में। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या समझे कि शिक्षक त्रुटियों का विश्लेषण करे, यानी एक तो एनालाइज करना जो भी गैप है, यही तो डायग्नोस्टिक टीचिंग है ना। डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोज करना, उपचारात्मक अधिगम, कि आप पता करें, है ना, निदानात्मक अधिगम कहते हैं, मतलब आप निदान करें, प्रॉब्लम का पता लगाएं, एनालाइज करें और फिर पुनः पढ़ाना यानी रेमेडियल टीचिंग, रीटीच करें फिर उस चीज को। तो ये जरूरी है, ये कंप्लीट आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। आज सबके 15 आउट ऑफ 15 आने चाहिए, आसान है ये, क्योंकि जब आप इतने दिनों से मेरे साथ सीडीपी समझ रहे हैं तो मैं ये बिल्कुल मान के चल रही हूँ कि आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, एक बार आ जाइए, थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं क्योंकि आज तो बाइलिंगुअल भी नहीं है क्वेश्चन, आज सिर्फ हिंदी में है क्योंकि हम हिंदी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र कर रहे हैं हिंदी भाषा का। देखिए, समझिए, जानिए और जवाब दीजिए। अगर हम बात करते हैं किसकी, बताइए 75% आंसर्स आपके आ रहे हैं ए ऑप्शन के लिए। समझते हैं, श्रव्य भाषावाद पूरी तरह से निर्भर है। श्रव्य भाषावाद मतलब क्या हुआ, ऑडियो लिंगुअल मेथड या ऑडियो लिंग्विस्टिक्स। ऑडियो लिंग्विस्टिक्स क्या है भाई, कि भाषा को ऑडियो के माध्यम से सीख रहे हैं आप, ठीक, या ऑडियो लिंगुअल मेथड भी एक मेथड होता है जिसमें सुन करके बच्चा सीखेगा चीजें। अब ये रेडियो हो सकता है, अब ये कोई और
ऐसी श्रव्य सामग्री हो सकती है। पहला ऑप्शन है, यानी श्रव्य भाषावाद किस पे फोकस करेगा? भाषा को वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाने में, दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालने में, लक्ष्य भाषा का प्रयोग करने तथा मातृभाषा के प्रयोग का निषेध करने में। ऐसा नहीं है। लक्ष्य भाषा होती है टारगेट लैंग्वेज, कि आप इंग्लिश आपके लिए स्कूल में टारगेट लैंग्वेज हो सकती है जिसको आप सीखने जा रहे हैं। मातृभाषा जो आप घर से सीख के जा रहे हैं, तो मातृभाषा के प्रयोग का निषेध की बात ये नहीं करता। वो डायरेक्ट मेथड है जिसको हम डायरेक्ट को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि। वो कहती है ऐसा कि मातृभाषा का प्रयोग मत कराओ। ठीक। लक्ष्य भाषा से अनुवाद करने में, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड यानी व्याकरण अनुवाद विधि कहती है ये डी ऑप्शन। और सी ऑप्शन जो है वो किसके बारे में है? वो आपके लक्ष्य जो भी प्रत्यक्ष विधि के बारे में है, यानी डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में है। इन दोनों को हटा देंगे। ऑडियो लिंगुअल मेथड की बात हो रही है, तो संदर्भ में और बिना संदर्भ जाए तेल लेने, यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है बच्चा सुन करके सीख पाए, समझ पाए, अभ्यास हो जाए उसको। दोहराव तथा अभ्यास की आदत डालना, बार बार आप सुन रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो क्या होगा? आप दोहराव की आदत हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा उस चीज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सीटेट के बैच में आज भी क्लास हुई है चित्ररंजन, आपने शायद अटेंड नहीं की है। 7:30 मेरी क्लास उसमें थर्सडे फ्राइडे होती है सीटेट वाले बैच में, क्योंकि सीटेट का सिलेबस आसानी से खत्म हो जाता है, बहुत अच्छे से डिटेल में हमने समझा है। अदरवाइज बाकी टीचर्स की आपकी 6 क्लासेस चलती हैं, 6 से लेकर 8 तक क्लासेस होती हैं, तो आप शायद अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 3? समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक भाषा शिक्षक के रूप में, यानी आप क्या हैं, एक लैंग्वेज टीचर हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, भाषा शिक्षक के रूप में हमें अपने विद्यार्थियों में शब्दकोश के सफल प्रयोगकर्ता की आदत डालने का प्रयास करना चाहिए। यानी हम चाहें कि बच्चा सक्सेसफुली डिक्शनरी का यूज कर पाए। शब्दकोश बोले तो डिक्शनरी, कि वो वर्ड मीनिंग वहां से देख के, उनका कॉन्टेक्स्ट समझ के सारी चीजें देख पाए। ठीक है, डालने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका शब्दकोश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सही नहीं है? यानी डिक्शनरी का जो यूज ऑफ डिक्शनरी है उसको एनकरेज करने के लिए सही नहीं है। यानी कौन सा तरीका डिस्करेज करेगा डिक्शनरी के प्रयोग को, यानी बच्चा सक्सेसफुली डिक्शनरी को, शब्दकोश को यूज कर पाए, उसमें बाधा कौन बनेगा? नॉट लिखा हुआ है। हिंदी पेडागोजी है, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करके दें आपको, है ना, बताइएगा। क्योंकि वो ऑडियो लिंगुअल मेथड के बारे में था, इसलिए ए ऑप्शन सही नहीं था। संदर्भ की बात वहां नहीं होगी, वहां फोकस रहता है सुनने पे, संदर्भ में हो या ना हो। ठीक है, करा देंगे वासु, देख लेंगे उसको भी, डोंट वरी। कोई बात नहीं मोनिता, मैं एक बार उदय सर से बात कर लूंगी, अगर पेडागोजी की क्लासेस में कोई भी इशू है तो वो बता देंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेनी है। डी ऑप्शन देखिए एक बार, आप लोग कह रहे हैं कितने, 40% लोग। चलिए देखते हैं। वाक्य के भाग ढूंढना, यानी सेंटेंस के पार्ट्स आप ढूंढ रहे हैं और उसमें से सर्च कर करके या डिक्शनरी का प्रयोग कर करके पता कर रहे हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं पूछा है संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुनना, यानी जो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही बात है। मान लीजिए कोई शब्द, सेम शब्द अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में अलग अलग तरह से मीनिंग रखता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, शब्द की वर्तनी जानना, यानी जब बच्चे को स्पेलिंग चेक करनी होगी तब वो डिक्शनरी का यूज करेगा। ये तीनों ही चीजें डिक्शनरी के यूज को प्रमोट करती हैं, पॉजिटिव हैं। लेकिन प्रत्येक नए शब्द के लिए शिक्षक से पूछना, अगर बच्चे में आदत ये डल जाएगी कि हर एक नया शब्द जैसे ही आया वो टीचर से पूछने लगता है मीनिंग, तो वो खुद से डिक्शनरी का यूज या शब्दकोश का प्रयोग नहीं करेगा। ये हतोत्साहित करता है। जब आप इस चीज को प्रोत्साहित करेंगे कि टीचर से पूछ लो तुरंत जैसे ही कोई भी नया शब्द आए, पहले आप खुद कोशिश करते हैं, खुद से एक्टिव होकर के बच्चा वर्तनी जानेगा या शब्दकोश उठा करके लाएगा, उसमें ढूंढेगा। इससे आपकी सेल्फ लर्निंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, स्वतंत्र रूप से सीखने की चाह बढ़ती है बच्चे में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं तो हमेशा तो टीचर तैयार नहीं होगा, मतलब आपके आसपास ही हो, तो आपको सेल्फ लर्निंग भी आनी चाहिए। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रामाणिक श्रवण का उदाहरण है? प्रामाणिक श्रवण हम बोलते हैं ऑथेंटिक लिसनिंग। ये इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आता है इस पे और हिंदी में भी। हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी या किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी कोई खास अलग नहीं है, लगभग सेम ही है। ऑथेंटिक, बस मीडियम चेंज हो जाएगा। ऑथेंटिक लिसनिंग बोलते हैं इसको। ऑथेंटिक लिसनिंग बोले तो जो चीजें रियल लाइफ या प्रमाणिक हो, कुछ प्रमाण उनका कुछ हद तक संभव हो। अब ये न्यूज आर्टिकल्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, और भी कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। नहीं तो फिर आपको आइडिया मिल जाएगा, आप जवाब हिंट मिल जाएगा, आप चीटिंग कर लेंगे। सस्वर पठन, सस्वर पठन होता है सुर लय ताल के साथ। जब आप कोई कविता गा रहे हैं या पढ़ रहे हैं कोई और इस तरह के लय के साथ, सुर के साथ, ताल के साथ,
तो सा स्वर पाठन जरूरी नहीं है कि एक ऑथेंटिक मटेरियल होगा, ऐसी कोई काल्पनिक कविता हो सकती है, तो इसको ऑथेंटिक हम नहीं कहेंगे। कहानी सुनना, कोई भी कहानी इमेजिनरी कल्पनाशीलता वाली हो सकती है, जरूरी नहीं है वो फैक्ट ही हो या ऑथेंटिक ही हो, रियल लाइफ से जुड़ी हुई ही हो, जरूरी नहीं है। गीत गाना, गीत गाना भी अपने आप में कल्पनाशील एक्टिविटी ज्यादा है। ऑथेंटिक लिसनिंग में या तो हम कोई न्यूज आइटम की बात करते हैं या फिर रेडियो पर कोई प्रसारण भी इसका उदाहरण हो सकता है। अब अगेन ऐसा नहीं है कि रेडियो पर जितने भी प्रसारण हो रहे हैं वो सब ऑथेंटिक हैं, बट हाँ, इन सब में से रेडियो प्रसारण एकमात्र ऐसा सही उत्तर है जहां पर ऑथेंटिक लिसनिंग के चांसेस ज्यादा हैं, ऑथेंटिक चीजें आपको ज्यादा मिलेंगी। ठीक, तो ऑथेंटिक लिसनिंग का जो एग्जांपल है वो यहाँ रेडियो प्रसारण है, बाकी न्यूज आर्टिकल वगैरह भी ऑथेंटिक मटेरियल्स में आते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, पढ़िएगा। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। मतलब जब आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आपको व्याकरण का कैसा ज्ञान होना चाहिए, ये पूछा है हमसे सिंपल भाषा में। बताइएगा, हल्का सा इसको जूम आउट करते हैं। देखिए, जूम आउट किया हमने। भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का डैश ज्ञान होना चाहिए। अव्यक्त तथा व्यक्त, यानी जो व्यक्त किया जा सके, एक्सप्रेस किया जा सके, और जो व्यक्त ना किया जा सके, दोनों तरह का। चलिए, पॉजिटिव है। सुस्पष्ट, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए, बेस्ट ऑप्शन चाहिए 4 ऑप्शंस में से। अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, ये थोड़ा बेटर लग रहा है। विस्तृत ज्ञान हो, ठीक है, ये भी अच्छा है। तो ये देख रहे हो, पेडागोजी का यही खेल है, 4 ऑप्शन सही है। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नेगेटिव हो या जिसको हम सिरे से नकार दें, बट हमें क्या चाहिए, बेस्ट ऑप्शन, है ना। यहाँ वर और वधू की तलाश चल रही है, ये याद कर लेना। मतलब जब आप ऑप्शंस में सेलेक्ट करते हैं पेडागोजी में स्पेशली, तो बेस्ट जो आपके अनुसार बेस्ट हो। अब यहाँ पे इनके अनुसार भी चलना पड़ेगा, जो बच्चे के लिए बेस्ट हो, ठीक है। बाकी सब में जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, या तो बाकी ऑप्शंस को अपने अंदर समाहित करता हो या फिर उन सब में क्लियरली बेस्ट हो, ठीक है। तो ये अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों, यानी जो इम्प्लिसिट है, जो व्यक्त नहीं किया जा सकता वो भी, और जो मतलब जो मीनिंग जो है छिपा हुआ है, हिडन मीनिंग है वो भी, और सुस्पष्ट यानी क्लियर भी होनी चाहिए। जो नॉलेज है वो सुस्पष्ट भी हो, और अव्यक्त जो बातें डायरेक्टली कही जा रही है वो भी समझ ले टीचर, और इनडायरेक्ट वाली तो समझ लिए। तो सुस्पष्ट में तो डायरेक्टली व्यक्त अपने आप आ जाएगा, तो इसलिए इस ए से ऑप्शन ज्यादा बेटर है, सी। तो सही उत्तर क्या हुआ, सी ऑप्शन, जो कि 54% लोग दे पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए सीडीपी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि बाकी सब्जेक्ट में उतनी तकलीफ आपको फिर नहीं होती है। खैर, हम सारे ही सब्जेक्ट करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां पे भी पेडागोजी है। निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या है ये, डायग्नोस्टिक टेस्ट। इंग्लिश में भी यही क्वेश्चन पूछेगा, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, वहां इंग्लिश में पूछ लेगा, ठीक, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स जो है वो कॉमन है। समझ पा रहे हैं हम लोग? बहुत बढ़िया। तो डायग्नोस्टिक परीक्षण यानी निदानात्मक परीक्षण निदान के लिए होता है। जब आपको बुखार हो तो आप टेस्ट कराने जाते हैं एक लेबोरेटरी में, या जिनको हम डायग्नोस्टिक लैब्स बोलते हैं, कि भाई 4 दिन से बुखार है, उतर नहीं रहा, नॉर्मल दवाई से पता करेंगे क्या हुआ है, मलेरिया है क्या है, तो वो ब्लड निकालेंगे, आपका टेस्ट करेंगे, डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम आपको है क्या, उस हिसाब से फिर रेमेडी दी जाएगी यानी दवाई दी जाएगी। ऐसे ही टीचिंग में होता है, पहले आप प्रॉब्लम का पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण से। आपने एक टेस्ट लिया बच्चे का, अब आप जान रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम आखिर है कहां पर, गैप कहां है, फिर उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग देते हैं, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो डायग्नोज करने के बाद हमेशा रेमेडियल टीचिंग हमेशा डायग्नोस्टिक के बाद दी जाएगी, ये बात हमें याद रखनी है। क्वेश्चन इस पे 100% आता है, और सिर्फ यहां हिंदी या इंग्लिश या सीडीपी में नहीं, मैथ्स, पेडागोजी, ईवीएस सब जगह आता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है वो निदान के बाद दिया जाएगा, ठीक। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक। शिक्षण अधिगम के समय और अंतराल पर, यानी निदानात्मक परीक्षण की जो सफलता है वो इस पे निर्भर करेगी कि कितनी देर सीखा गया। देर पे नहीं, जितना भी सीखा गया वो किस हद तक सही है, कमी कहां है, ये ड्यूरेशन के बारे में बिल्कुल नहीं है। व्याकरण के नियमों पर, सिर्फ व्याकरण पढ़ते हैं क्या हम, जी नहीं, संदर्भ में वो भाषा को सीख पाया कि नहीं सीख पाया। फिर है सी ऑप्शन, निदानात्मक शिक्षण तथा सामग्री पर, यानी जो रेमेडियल टीचिंग हुई है और उसमें क्या मटीरियल यूज किया है। मे बी मटेरियल कोई भी वैसे यूज हुआ हो, बट रेमेडियल टीचिंग ठीक होनी चाहिए। फिर भी ये इतना नेगेटिव नहीं है जितने बाकी के 2 ऑप्शन नेगेटिव हैं। चलो इसको रख लेते हैं डाउट में, क्योंकि 2 ऑप्शन में जनरली डाउट आ ही जाता है पेडागोजी में। डी ऑप्शन है, अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर। डायग्नोस का मतलब ही है आप गैप समझ पाए, कमी रह कहां गई, उसके बाद उसको सुधरवाएंगे। तो अधिगम में पिछड़ने के कारणों को पहचानने पर, इससे ज्यादा बेहतर है ये कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम कारण पहचान पाए। हम डायग्नोस जो कर रहे हैं, निदानात्मक परीक्षण ले ही इसलिए रहे हैं कि हम समझ पाए कि कमी रह कहां गई है, क्या कारण है उसके पीछे, गैप
उसको फिर हम फुलफिल कर पाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक बच्चा बच्ची यानी बच्चा या फिर बच्ची विद्यालय में भाषा की कक्षा में अपनी प्रथम भाषा को सीखने में अक्सर समस्या का सामना करते हैं या करता है, क्योंकि समझिएगा फिर से, एक बच्चा है या बच्ची है, जब वो स्कूल में अपनी ही प्रथम भाषा समझ रहे हैं ना, मातृभाषा उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, मान लीजिए हिंदी है, और हिंदी मेरे को घर में मैंने सीख ली, बोलना आता है, मैं 6 साल की उम्र में पहली कक्षा में गई, और लेकिन अब जब मैं स्कूल में हिंदी सीख रही हूं तो मुझे मुश्किल लग रही है। अदरवाइज तो मैं हिंदी में बातें कर लेती हूँ, बातें समझ लेती हूँ, मूवी देख लेती हूँ, कार्टून देख लेती हूँ, और सारी चीजें सही चल रही है, हिंदी तो मुझे आती है। लेकिन जब आप उसको पढ़ने लगते हैं स्कूल में जाके तो समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका रीजन बताइए। इसका सिंपल रीजन क्या होगा? अपनी भाषा को विद्यालय में सीखना रोचक नहीं है। अब रोचक तो टीचर के ऊपर है, वो मेथड अगर अच्छे होंगे तो रोचक तो बनाया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है, कोई फैक्ट थोड़ी है, तथ्य थोड़ी है कि रोचक होगा ही नहीं। अगर टीचर ठीक नहीं है तो रोचक नहीं होगा। नोट्स छोटू कल मिल जाएंगे सीडीपी के, मोस्ट प्रोबेबली नहीं, अगर कल नहीं मिले किसी %, क्योंकि कल 3-4 घंटे की क्लास है, नहीं तो मंडे तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे ज्यादातर सब्जेक्ट के, या फिर नेक्स्ट कमिंग वीक में एक एक दिन करके एक एक नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, खैर बी ऑप्शन है विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा अधिक औपचारिक है। बी ऑप्शन 63% लोग सही दे रहे हैं आंसर, जो कि बहुत खुशी की बात है कि विद्यालय भाषा घर की भाषा की अपेक्षा क्या है? औपचारिक है, अधिक फॉर्मल है। अगर हम यहाँ बिल्कुल रोबोट की तरह बातें करेंगे, कभी हंसी मजाक नहीं होगा, है ना, कभी जोक्स नहीं होंगे जो आपके एज ग्रुप को समझ में आते हो, जिसमें मजा आता हो, तो फिर ये क्लास कैसी हो जाएगी? बहुत औपचारिक हो जाएगी, फॉर्मल हो जाएगी। तो जब हम डेली लाइफ में घर में इस भाषा सीखते हैं तो वो अनौपचारिक होती है, इनफॉर्मल होती है। हमें लगता है अरे ये तो अपना ही बंदा है, अपनी ही बंदी है। मतलब जब हम किसी से मिल रहे हैं, टीचर से, एक वो कंफर्ट की फीलिंग आनी चाहिए। ठीक, तो वो ज्यादा औपचारिक अगर हो जाएगी, ज्यादा रूल्स हैं वहां पे, नियम कायदे कानून ज्यादा हैं, प्रॉपर एक पैटर्न है, तो इसलिए कई बार मुश्किल लगती है घर की भाषा से स्कूल की भाषा, चाहे भाषा सेम ही क्यों ना हो। ठीक, क्योंकि वहां आप नियम कायदे कानून, तौर तरीके, टीचर, मेथड्स और बुक वगैरह के थ्रू सीख रहे होते हैं। फॉर्मली लैंग्वेज को औपचारिक ज्यादा है, इसलिए ऐसा होता है। बच्चा या बच्ची अपनी उस भाषा को जानता है या जानती है, तथा विद्यालय में उस भाषा को पुनः सीखने में कोई तथ्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है दोबारा सीखने में क्योंकि वो जानता है। भाई बहुत सारे ग्रामर के, व्याकरण के नियम होते हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं भाषा के बारे में। हिंदी आपने सीख ली घर में मातृभाषा के रूप में, बट उसके बारे में जानते आप प्रॉपर कहाँ है? स्कूल में जाकर के। तो विद्या, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई फैक्ट नहीं है, आप प्रॉपर सीख पाते हैं भाषा को। विद्यालय में उस भाषा को सीखना कठिन है, ये भी कोई फैक्ट नहीं हुआ। तो बी ऑप्शन जो है वो सही कारण है कि इसलिए कठिनाई होती है क्योंकि ज्यादा फॉर्मल होती है जब आप उस लैंग्वेज को विद्यालय में सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और पढ़िए, जवाब दीजिए पोल में। ठीक है जी। यार साइंस तो मैं नहीं कराती हूँ, साइंस और एसएसटी, है ना। चलिए खैर, जवाब दीजिए। 21,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ 9,100 लोगों ने लाइक किया है, तो बाकी के आधे से ज्यादा लोग लाइक शेयर कर दें अगर उनको सेशन पसंद आ रहा हो, समझ में आ रही हो बातें। कहानी सुनाना विद्यार्थियों की सहायता करता है, यानी जब आप स्टोरी सुना रहे हैं कोई उनको, है ना, वाचन कर रहे हैं किसका? कहानी का, सुना रहे हैं बेसिकली। इससे क्या सहायता मिलेगी बच्चों की? अनुशासन में बैठने में, मे बी कक्ष में एकाग्र होने में, हो सकता है भाई उनका ध्यान पहुंच जाए, एकाग्र हो जाए, वो ज्यादा अटेंशन पे कर पाए, इंटरेस्टिंग कहानी है, आपकी स्टोरी है, ठीक है। कक्षा के वातावरण का आनंद लेने में, ये बात भी सही है। अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में। अब देखो यहां चारों ऑप्शन सही हैं, पॉजिटिव हैं, कोई बच्चे की बुराई की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो सबसे ज्यादा बच्चे को एक्टिव रखे, सक्रिय हो, जहां बच्चा सौरभ पांडे, और जिसमें बच्चे का ज्यादा भला हो, तो ज्यादा भला कहां है? अपनी कल्पनाशीलता का विकास करने में है, जो कि 78% लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है, अब आप लोग आंसर सही दे रहे हैं। देखो अनुशासन, एकाग्रता, आनंद तीनों हो जाएंगे यदि बच्चा अपनी कल्पनाशीलता का विकास करेगा या उसका ध्यान, उसको इंटरेस्ट उस चीज में आ रहा होगा। ये बाकी तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी। और बच्चे का जो विकास है वो कब बेहतर होगा? सिर्फ आनंद लेने में, कल्पनाशीलता में, इमेजिनेशन पावर अगर उसकी अच्छी हो रही है तो वो बहुत सारी चीजें खुद से सृजनात्मक बनेगा, क्रिएटिव बनेगा। बच्चे का ज्यादा भला डी ऑप्शन से होगा, बाकी के तीनों से कम है इस डी के मुकाबले, तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन डी हुआ। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9। आज कम ही क्वेश्चन करने वाले हम लोग, डेली क्लास हमारी बड़ी होती है, आज छोटी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विद्यार्थियों के लेखन कौशल का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है? यानी उनकी राइटिंग स्किल्स को असेस करने के लिए।
बच्चे की राइटिंग स्किल्स को, कि वो लिखता कितना बेहतर है, इसका आपको असेसमेंट करना है, आकलन करना है, जानना है इस बात को कि कौन सा बच्चा कितना बेहतर तरीके से लिख पाता है, तो इसके लिए कौन सा तरीका बेस्ट होगा। पहला ऑप्शन है हमारे पास, पाठ्यपुस्तक के पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। ये सबसे बोरिंग है। क्या है? सबसे बोरिंग या उबाऊ तरीका है कि जो पाठ्यपुस्तक में पाठ है उसके आधारित आपने प्रश्न पूछ लिए, तो बच्चा लिख देगा रट्टे लगा करके जो जो आपने लिखवाया होगा। इसमें कोई भी अभिव्यक्ति शामिल नहीं हुई बच्चे की, है ना। श्रुत लेख आप समझते हैं, वो जो इमला बोला जाता था, डिक्टेशन जिसको कहते हैं, तो डिक्टेशन में भी जो आपने बोला होगा वो डिक्टेट करके लिख देगा। ठीक है, चलो कुछ हद तक पता तो लगेगा यहाँ पे भी, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहे। अपने अनुभव लिखना, इससे बढ़िया कोई आंसर नहीं हो सकता कि जब बच्चा अपनी रियल लाइफ, आपने वास्तविक जीवन से जोड़ दिया नॉलेज को, है ना। रियल लाइफ जो उसके अनुभव है, मान लो गर्मियों की छुट्टी में कहीं घूमने गया था, तो अब वो वहां पे सही वर्तनी का भी प्रयोग करेगा। ये आप एक तो उसकी अभिव्यक्ति जांच पाएंगे, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बच्चे की अभिव्यक्ति जांच पाएं कि वो एक्सप्रेस अपने आप को कितने अच्छे से करता है, तो उसमें उसने कैसे लिखा है, उसकी जो लेखन शैली है वो समझ पाएंगे आप, कहाँ कॉमा, कहाँ वर्तनी ठीक यूज हुई है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अभिव्यक्त कितने अच्छे से करता है आपको, वो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो काम है यहाँ, सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो है आपने बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ दिया उसको। जब आप सबसे ज्यादा सक्रिय बच्चा सी ऑप्शन में है, एक्टिव सी ऑप्शन में है कि अपने अनुभव को लिखेगा वो। सुलेख प्रतियोगिता तो फिर सिर्फ सुंदर सुंदर लिखना भाषा का ज्ञान नहीं होता, जहां वो भाषा की समझ भी विकसित करे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, राइटिंग को नहीं चेक कर रहे हैं हम, राइटिंग स्किल को चेक कर रहे हैं। समझिएगा, दोनों बातों में डिफरेंस है। राइटिंग इज कितना सुंदर लिखता है, सुंदर से क्या होगा अगर उसको समझ नहीं है तो। राइटिंग स्किल इज कि वो कितने अच्छे से अपने आप को अभिव्यक्त करता है, कहां किस चीज को ठीक से यूज कर पाता है लिखने में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। ध्यान से पढ़िएगा, आरंभ में यानी शुरुआत में, स्टार्टिंग में पृथक उदाहरण यानी अलग से क्या दे दिया, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, स्पेसिफिक कोई एग्जाम्पल दिया, नियम समझा रहे हैं एग्जाम्पल देने के बाद। समझ गए होंगे आप, एग्जाम्पल टू रूल, कौन सा नियम है ये, एग्जाम्पल टू रूल। लेकिन ये पृथक एग्जाम्पल है, यानी ये ऐसा नहीं है कि जो जुड़ा हुआ हो। बताइएगा, आरंभ में पृथक उदाहरण के माध्यम से नियम समझाकर बार बार नियमों का अभ्यास कराना। देखो ना, इसको ठीक से समझना है, ये एग्जाम्पल टू रूल भी नहीं कहा इन्होंने, बार बार नियमों का अभ्यास कराना। फोकस किस पे है, नियम पे है, यहां स्टोरी पे नहीं है, है ना। तो ये स्टोरी पे नहीं है, इसलिए इंडक्टिव नहीं होगा। पृथक उदाहरण मतलब अलग थलग, इंडक्टिव में क्या होता है, आप जोड़ते हैं, पृथक नहीं देते वहां, ठीक। और नियमों का ही फोकस करा रहा है, नियम पे ही फोकस है, यानी बार बार आपने क्या कहा, a + b का होल स्क्वायर ये होता है, और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो करा दिए। तो ये डिडक्टिव मेथड हुआ, इंडक्टिव नहीं। तो संदर्भ में तो ये नहीं है ना, व्याकरण की यहां कोई बात हो रही है, संदर्भ में तो नहीं है। संदर्भ में व्याकरण का मतलब जब कोई कहानी कविता पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड आपने कुछ व्याकरण के नियम बता दिए। यहां ऐसा नहीं हुआ, कोई एग्जाम्पल उठाया, नियम बता दिया और फिर प्रैक्टिस करवाई, यानी रूल टू एग्जाम्पल गए कहीं ना कहीं। अगर इसकी पूरी बात को, इसके सेंस को समझें तो शुरुआत में पढ़ के मुझे भी ऐसा ही लग रहा था जैसे एग्जाम्पल टू रूल जा रहे हो, ऐसा हुआ नहीं है। निगमन उपागम की विशेषता है, यानी डिडक्टिव मेथड की विशेषता है। इंडक्टिव में एग्जाम्पल दिया जाता है, कहानी से जोड़ा जाता है, फिर रूल तक जाते हैं। और यहां क्या बात हो रही है, यहां सीधा नियम पे फोकस है, बार बार प्रैक्टिस कराने पे। तो नियम पे फोकस जहां होगा वो डिडक्टिव है, सीमा नहीं है, विशेषता है ये। किसकी? क्योंकि डिडक्टिव मेथड कोई खराब मेथड तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है, व्याकरणिक इकाइयों को गतिविधियों के माध्यम से स्पष्ट तथा रोचक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, यानी गतिविधियों के माध्यम से, यानी एक्टिविटी करा करके आप ग्रामेटिकल चैप्टर्स को, यूनिट्स को, पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी एक्टिविटी के थ्रू ग्रामर सिखा रहे हैं आप रोचक तरीके से, स्पष्ट तरीके से। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को तभी के तभी करने तथा नियमों को समझने में सहायता मिलती है। यानी जब वो स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उसी को उसी संदर्भ में, मान लीजिए उन्होंने सीमा से रिलेटेड कोई कहानी पढ़ी, तो उनको तभी बता दिया जाए कि जो जितने भी नाम हैं, जैसे सीमा या दिल्ली गई, तो सीमा है, दिल्ली है, ये क्या है, नाउन है, यानी ये संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चा तभी के तभी नियम को भी समझ गया और व्याकरण को भी समझ गया। इसको संदर्भ में व्याकरण सीखना कहते हैं। चलिए ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, शिक्षार्थियों को नियम कंठस्थ करने में सहायता मिलती है। नियम रटवाना कभी भी हमारा फोकस नहीं है कि कंठस्थ कर लें, रट्टे लगा लें, घोल के पी जाएं, ये सब चीजें पुरानी हो चुकी हैं। तो ये तो गलत हो गया, ए गलत नहीं है उतना। ठीक है सूरज सोनी,
फिर आता है सी ऑप्शन, शिक्षार्थी को इसे करने या न करने की आजादी महसूस करने में मदद मिलती है। ना करने और करने जैसी बात नहीं है यहाँ पे, गतिविधि में तो बच्चा इन्वॉल्व होता ही है। शिक्षार्थियों को अपने कार्य की मॉनिटरिंग करने में सहायता मिलती है, ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं कहा गया। ठीक, तो शिक्षार्थी को तभी के तभी करने तथा नियम को समझने में सहायता मिलती है वो, क्योंकि आपने जैसे ही व्याकरण इकाई के थ्रू ही वहीं के वहीं आपने एक एक्टिविटी कराई तो बच्चे को नियम भी समझ आ गया संदर्भ में, और तभी के तभी उसने वो नियम समझ भी लिया किसी एक एक्टिविटी के दौरान ही। तो ए ऑप्शन इज मच बेटर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है साहित्य में अर्थ के डैश है या है, केवल एक स्तर है, दो स्तर है, तीन स्तर है या अनेक स्तर है। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो आप 1 मिनट में इसके 4 बार जवाब दे देंगे, और कई लोग तो होंगे जो दे चुके होंगे, बट आपको 4 बार पोल अटेम्प्ट नहीं करना है 1 मिनट में, एक ही बार कर दीजिए आप, हम एक बार में मान जाएंगे कि आपने सही किया है। डी ऑप्शन 74% लोग कह रहे हैं। कौन क्या? अच्छा, नहीं रहने दो तुम। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। समझें कुछ चीजों को, समझें कि नहीं समझें ये बता दीजिए बस आप। अगर आप कहेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं कहेंगे तो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान है। साहित्य के क्या है, अनेक स्तर हैं, है ना। बाल साहित्य भी है वहां पे और चीजें भी हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि साहित्य के सिर्फ एक स्तर है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी हो सकते हैं साहित्य की। 2 स्तर, 3 स्तर, अनेक स्तर हैं साहित्य के अर्थ के भी। आप सेम कहानी पढ़ते हैं, 4 लोग अलग तरीके से उसको समझते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अभी इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं। भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के डैश साथ बढ़ावा मिलता है। क्रियात्मक पहलू यानी एक्टिव पक्ष, एक्टिव एस्पेक्ट, जहां पे बच्चा एक्टिवली लैंग्वेज को सीख रहा होगा। ठीक, संप्रेषणात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम, रचनात्मक उपागम या परंपरागत उपागम। परंपरागत तो हटा ही देंगे, ट्रेडिशनल वे में तो बच्चा ही एक्टिव नहीं होता था। क्रियात्मक पहलू को, यानी इसको क्रियात्मक को इंग्लिश में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो एक्टिव स्किल्स हैं आपकी लैंग्वेज की। एक्टिव कब होते हैं आप? बोलने और लिखने में। 4 कौशल है ना भाषा के, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से सुनना सूबो पाली से आपको याद कराया हुआ, मैं अलग से सेशन लूंगी, एक पूरा हिंदी पेडागोजी एक सेशन में कर लेंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें से सुनना और पढ़ना ग्राम्यात्मक कौशल है, जिसमें बच्चा उतना सक्रिय नहीं है जितना वो लिखने और बोलने में होगा। तो संप्रेषणात्मक उपागम में सबसे ज्यादा, जहां कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब क्या, कम्युनिकेट करेगा जहां वो, तो सबसे ज्यादा बढ़ावा जो है भाषा के क्रियात्मक पहलू को भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम के साथ बढ़ावा मिलता है ना। कि संरचना हो गई कि वो कैसे बिल्ड हुआ है, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जो भी वो जिस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका, तो इन सब में ज्यादा एक्टिव क्या है, संप्रेषणात्मक कौशल है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को डैश के शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग किया जा सकता है। साहित्यिक पाठ्य सामग्री यानी जो भी आपका लिटरेचर रिलेटेड टेक्स्ट बुक्स हैं या मटेरियल है, उसको कैसे हम यूज करें भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली के शिक्षण अधिगम के लिए, नियमों के पुनर्निर्माण के लिए, या फिर अधिगम अक्षमताओं के लिए या उच्चारण विकसित करने के लिए। बताइएगा, फटाफट से बताइए ताकि हम आगे बढ़ सके। इसमें अलग अलग जवाब अलग अलग लोगों के हैं। तो भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री को भाषा के कार्य तथा नई शब्दावली, भाई आप साहित्य से बहुत सारे शब्द सीखेंगे और कुछ प्रयोग भी सीखेंगे, कैसे भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। बाकी तीनों में उतना एक्टिव बच्चा हमें नजर नहीं आ रहा, ये उच्चारण वगैरह सब यहीं आ जाएंगे, कार्य में ही आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आज के लिए आखिरी सवाल है। आउट ऑफ 15 होपफुली आपके 15 आए होंगे, 13 आए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण के विषय में सही है? जब भी व्याकरण शिक्षण की बात आए तो एक वर्ड है कॉन्टेक्स्ट, उससे बढ़िया तरीका व्याकरण सिखाने का नहीं होता। हिंदी में मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि फिर आप आंसर सीधा दे देंगे, है ना। समझने वाले अभी भी समझ गए होंगे। तो शिक्षकों को स्वयं के व्याकरण तथा व्याकरण ज्ञान को सुधारना चाहिए। सबसे बेहतर तरीका पूछा है, ये कुछ और ही कह रहे हैं। व्याकरण को अलग से समझाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना, आइसोलेटेड रूप में नहीं, अलग से नहीं कि व्याकरण के रट्टे लगवा रहे हैं, वो नहीं करना। व्याकरण को संदर्भ में समझाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जब भी बात व्याकरण की आए, संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट से जोड़ दीजिएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। सबसे बढ़िया लर्निंग वही होगी जब आप कहानी पढ़ा रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपने ग्रामेटिकल चीजें भी बच्चे को सिखा दी, व्याकरणिक ज्ञान भी आपने वहीं दे दिया। जीवन के प्रत्येक पहलू में व्याकरण सिखानी चाहिए, ये तो फालतू बात हो गई। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस
कितने क्वेश्चंस आपके आज सही हुए वो आप बताएंगे। सीटेट और पेडागोजी स्पेशल इन दोनों बैचेस में एडमिशन ओपन है। करियरविल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लिए आपको। कई लोग यही पूछ रहे हैं कि कहाँ होंगी क्लासेस। ठीक, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ना कर चुके हो तो कर लीजिएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और फ्री मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे करियरविल ऐप डाउनलोड करके। वहां अगर आप बैचेस वगैरह में नहीं भी हैं तो भी हमें 30 क्वेश्चंस की आदत हो गई है, तो वही लिखने की भी आदत हो गई है। आपके जो भी विचार हो, सुझाव हो, सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस सेशन के बाद। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज का सेशन थोड़ा सा छोटा ही था। कल मिलेंगे 8 बजे मिलेंगे, 9 बजे की जगह, क्योंकि देर तक चलेगी क्लास तो कई लोगों को सोना होता है, सुबह काम पे जाना होता है, किसी के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम कल थोड़ा 8 बजे के करीब मिलेंगे। ठीक, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। तैयारी आप बस आइए, पढ़िए, पेपर निकल जाए। और किसी का कोई सवाल हो तो मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, नहीं तो फिर आज छुट्टी करेंगे। नोट्स मिलेगा टेलीग्राम पे, सभी को मिलेगा, फ्री मिलेगा। और ये क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है 9 बजे, है ना। चलिए टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं 8 बजे।